गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग को पढ़ेंगे लाइसोसोम और इसके पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी राइबोसोम को पढ़े थे और उनके बीच में आपस में क्या संबंध है और किस तरह से कार्य करते हैं इसको समझे थे। और उसी कड़ी में लाइसोसोम पढ़ेंगे क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी का निर्माण हुआ था और गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो उसी में आगे अब आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। अब देखिए लाइसोसोम को कहते क्या हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम्स का एक समूह होता है जो अलग अलग पदार्थों को डाइजेस्ट करते हैं और इसलिए सुसाइडल बैग कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइसोसोम्स हमेशा सुसाइडल बैग की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी आत्मघाती थैली की तरह ही व्यवहार करते हैं। उसके एक कंडीशंस है, उसको हम समझेंगे आगे। अब देखिए लाइसोसोम की अगर बात करें तो ये इसकी खोज जो है क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। किस में किया था? लीवर सेल में किया था। तो इसके अलावा ये क्या होता है कि जल अपघटनी होता है, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है से भरी हुई एक थैली है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी हुई थैली, यानी कि जो लाइसोसोम होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसमें क्या होता है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी हुई एक थैली है। लाइसोसोम को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पाचक काय कहा जाता है या इसी को फिर कहा जाता है डाइजेस्टिव बॉडी भी कहा जाता है। और पाया कहाँ जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में कुछ अपवाद हैं, जैसे आपका ईस्ट है, न्यूरोस्पोरा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट्स के टिप पॉट पे पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसमें नहीं पाया जाता है, ईस्ट में नहीं पाया जाता, न्यूरोस्पोरा में नहीं पाया जाता, ह्यूमन के आरबीसी सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ अपवाद हैं। लाइसोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सेल होने से पहले भी बताया जा चुका है। लाइसोसोम में रितिका यानी कि वैक्यूल्स होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। और कौन कौन से एंजाइम भरे रहते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे है। देखिए एसिड फॉस्फेटेज होता है जो फॉस्फेट को डाइजेस्ट करता है। डीएनएज होता है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। आरएनएज होता है जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है? न्यूक्लिएज कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोसाइटेज होता है, बीटा ग्लाइकोसाइटेज जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। स्ट्रेज होता है जो एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। सल्फेटेज होता है जो सल्फर को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये सारे ये सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अलग अलग तरह के फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं। नंबर की अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका में ज़्यादा होता है, प्लांट केस में ज़्यादा होता है। जैसे कि ये ऊपर ही हम लोग पढ़े थे कि जो क्रिश्चियन डी डुबे ने खोजा था लीवर सेल में खोजा था। और ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है, इसलिए वहाँ पे होने की संभावना भी ज़्यादा है। और जंतु कोशिका में इसीलिए ज़्यादा होती है पादप कोशिका की अपेक्षाकृत। अगर संख्या की बात करें कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है तो जो ज़्यादातर WBC में पाया जाता है या फाइगोसाइट्स में पाया जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं WBC क्या है कि एक प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में जा रहा है तो उससे क्या करने का, लड़ने का काम कौन करता है? WBC करते हैं, यानी कि उसको नष्ट करने का कार्य WBC करता है। क्यों? कि उसके पास लाइसोसोम, नंबर ऑफ लाइसोसोम जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। साइज़ की बात करें तो बहुत छोटा सेल ऑर्गेनेज होता है, 0.23 माइक्रोन से लेकर के 0.5 माइक्रोन तक होता है। पॉलीमॉर्फिक होता है लाइसोसोम में, इसकी कोई निश्चित फिक्स संरचना नहीं है, वो चेंज होती रहती है, तो इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। शेप की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल टाइप का होता है। टाइप की अगर हम बात करें तो जो लाइसोसोम होता है 3-4 टाइप का होता है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी और ऑटोफैगोसोम। देखिए प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होता है कि इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोर ग्रेन्यूल्स कहा जाता है या सिक्रेटरी वेसिकल्स भी कहा जाता है। स्टोर ग्रेन्यूल में संचय कण। इनएक्टिव होते हैं, यानी कि जब गोल्गी बॉडी से वेसिकल्स टूटता है तो उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मीन्स वो डाइजेशन का कार्य तुरंत नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब प्राइमरी कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में इंटर कर जाता है और जैसे फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या आता है कि उसके संपर्क में जैसे ही आता है
प्राइमरी लाइसोसोम जैसे ही संपर्क में आता है तो फिर उसके अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही एक्टिव होता है तब उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम कब कहा जाएगा? जब एक्टिव हो जाएगा, और जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर काम क्या करेगा? डाइजेशन का काम करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? हेट्रोफैगोसोम्स को करेगा, यानी विभिन्न तरह के पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर जाएगा। टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज़ कब कहा जाएगा? जब सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा तो उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स आया है उसको डाइजेस्ट करेगा, तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, यानी कुछ ऐसे भाग होंगे जो डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो जब डाइजेस्ट नहीं होंगे उसी को कहा जाएगा रेसिडुअल बॉडीज़। तो रेसिडुअल बॉडीज़ को ही कहा जाता है टर्सरी लाइसोसोम। अब देखिए ऑटोफैगोसोम क्या होता है कि ऑटोफैगोसोम जो होते हैं, जब कोई सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे इसको जब कोई सेल ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाए या सेल डैमेज हो जाए तो उस समय क्या करता है लाइसोसोम? उसको डाइजेस्ट करता है या पूरी तरह नष्ट करता है, तो उसे कहा जाता है ऑटोफैगोसोम या ऑटोसोम कहा जाता है। और इसी के आधार पर इसका नाम सुसाइडल बैग रखा गया, यानी आत्मघाती थैली रखा गया, क्योंकि यही एक कंडीशन है जब वो सेल ऑर्गेनेल्स या सेल्स को डैमेज करता है। अब देखिए फिगर से समझते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है, नाम नहीं लिखा गया है, गॉल्जी बॉडी का फिगर है, आप लिख लीजिएगा। गॉल्जी बॉडी का फिगर है, और गॉल्जी बॉडी जब पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर्स में आप देखेंगे राइबोसोम के पहले, तो उसके पार्ट के बारे में बताया गया था कि शीर्ष भाग होता है, ट्रांस भाग होता है, कन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स टूटते हैं तो ये शीर्ष भाग पे आकर के ऐड हो जाते हैं, और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए ट्रांस भाग में जाते हैं, और ट्रांस भाग से जो फूड मटेरियल्स होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुँचता है, और वहाँ से सेल्स को या जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस होता रहता है, और उस मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप कुछ ऐसे एंजाइम्स यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं गॉल्जी बॉडी में, और बाद में वो एंजाइम्स स्टोर जो जहाँ जिस पार्ट भाग में वो रहते हैं वो टूट करके अलग हो जाते हैं, यानी कि एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वही वेसिकल्स क्या कहलाता है? प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। तो इस प्राइमरी लाइसोसोम में क्या पाया जा रहा है? बहुत सारे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, मीन्स वो स्टोर हैं लेकिन इनएक्टिव हैं। एक्टिव कब होते हैं? एक्टिव कब होंगे? जब फॉरेन पार्टिकल्स, कोई बाहरी कण शरीर के अंदर इंसर्ट होता है तो, और लाइसोसोम के संपर्क में जैसे ही आता है, इसके अंदर का जो एंजाइम्स है वो सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव होगा फिर करेगा क्या? डाइजेशन का काम करेगा। तो जब डाइजेशन का काम करेगा तो उसी को कहा जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। मीन्स लाइसोसोम क्या था? प्राइमरी लाइसोसोम ही क्या है? सेकेंडरी है। लेकिन कब है? जब उसके अंदर का एंजाइम एक्टिव हो गया। अब देखिए जब डाइजेशन करेगा तो लगभग सारे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर जाएगा, कुछ भाग बच जाएगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा, और जो डाइजेस्ट नहीं होगा उसी को कहा जाएगा टर्सरी लाइसोसोम, यानी जो फॉरेन पार्टिकल आया था उसमें से कुछ भाग ऐसा होगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसको कहा जाएगा टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज़ कहा जाएगा। आगे एक टाइप और आप लोग पढ़े हैं ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइसिस की क्रिया क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या सेल डैमेज हो जाए, फंक्शन ना करे या इन्फेक्शंस हो जाए, तो वहाँ पे क्या करेगा? लाइसोसोम उसको पूर्णतः नष्ट करने का कार्य करता है या डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। तो इसी को ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइसिस कहा जाता है, और इसी के आधार पे कहा गया है कि लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती थैली है या सुसाइडल बैग है। कार्य की अगर हम बात करें तो जब कोई देखिए बाहरी पदार्थ का पाचन करता है, तो बाहरी पदार्थ का पाचन कैसे करता है? दो तरीके से करता है। एक तो फैगोसाइटोसिस होता है, फिनोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई सॉलिड मटेरियल सेल में आ गया उसको डाइजेस्ट करेगा तो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। लिक्विड मटेरियल आ गया तो फिनोसाइटोसिस कहलाएगा। अब देखिए इंटरसेलुलर का भी करता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के संपर्क में आया और माइटोकॉन्ड्रिया में किसी तरह का इन्फेक्शन या डैमेज है तो उसको डाइजेस्ट करेगा। बाहरी सेल, कोई बाहरी कोशिका का पाचन करते हैं, पहले भी पढ़ चुके थे बाहरी पदार्थ का पाचन। ऑटोलाइसिस है, यानी कि ऑटोलाइसिस मीन्स कोई क्षतिग्रस्त सेल है यानी डैमेज सेल है
तो उसको नष्ट कर देगा और उसके अगल बगल की सेल्स जो हैं वो डैमेज ना हो उससे बचाता है। जैसे 5 सेल हैं, ए सेल हैं, बी सेंटर वाली सेल मान लीजिए डैमेज है तो इसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अगल बगल की सेल हैं वो इन्फेक्ट नहीं होंगी। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो लाइसोसोम क्या है, पॉजिटिवली कार्य करता है बॉडी के अंदर। कोशिका विभाजन के आरंभ में ये क्या करता है, हेल्प करता है एक तरह से। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे GRL सिस्टम। GRL सिस्टम में क्या है, या इसी को कहते हैं गर्ल सिस्टम्स कहते हैं। तो GRL सिस्टम्स में G का मतलब क्या है, गॉल्जी बॉडी है। ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। L का क्या मतलब है, लाइसोसोम है। और इन सब के बारे में हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। अब इन सभी के एक कंबाइंड फीचर देखेंगे कि कैसे कार्य करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए ये है हमारा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ओरिजिन्स होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन्स होता है। अब और साथ में यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिससे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता रहता है। और राइबोसोम जुड़ते कहाँ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पे जुड़ते हैं उसको रफ कहा जाता है, जिस भाग पे नहीं जुड़ते हैं उसको स्मूथ कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो थैली होती है वो टूट करके वेसिकल्स, सिस्टर्नी, ट्यूबेल्स, अलग अलग तरह की संरचनाएं बनाती हैं। तो जो वेसिकल्स बनते हैं उस वेसिकल्स में क्या रहते हैं, बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं, या कहें जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ रहता है वो रहता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी वेसिकल्स टूटते हैं जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अब ये वेसिकल्स जुड़ते कहाँ पे हैं, गॉल्जी बॉडीज जुड़ते हैं। यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया, आप लिख लीजिएगा। किस भाग से जुड़ते हैं, शीश भाग से जुड़ते हैं। तो यहाँ से शीश भाग से जुड़ करके फूड मटेरियल को लेकर के जाते हैं। तो यहाँ जब फूड मटेरियल लेके जाते हैं तो इसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है जिससे मॉडिफिकेट हो जाता है। मीन्स इसमें बहुत सारे एंजाइम्स बन जाते हैं, अन्य तरह के फूड मटेरियल बनते हैं। कुछ फूड मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं और कुछ फूड मटेरियल के यहाँ पे स्टोरेज हो जाता है। और जब स्टोरेज हो जाता है तो फिर देखिए कुछ फूड मटेरियल का यहाँ पे स्टोरेज होगा, या कहीं कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का स्टोरेज हो जाता है जो बाद में टूट करके एक वेसिकल्स यानी गॉल्जी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। यह गॉल्जी वेसिकल्स में क्या भरा रहता है, इसमें भरा रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता क्या है, प्राइमरी सोम का, यानी यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्राइमरी सोम कहलाता है। कब कहलाता है, जब तक कि ये इनएक्टिव है, यानी इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो इनएक्टिव है, तब तक क्या कहलाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिगर है, जो एक ग्रीन लाइन बनी हुई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे ही यानी कि इंडोसाइटोसिस का मतलब है बाहर से कोई पार्टिकल अगर अंदर आ रहा है तो इसको कहा जाता है इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस के द्वारा यानी इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, यहाँ देखिए फिगर से, तो तुरंत लाइसोसोम के संपर्क में आता है। और लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, यानी तोड़ करके उसको ख़त्म करता है। अब जब तोड़ करके ख़त्म करेगा तो उसमें होगा क्या, तो जब तोड़ के ख़त्म करेगा तो उसमें क्या होगा, जितने भी उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। और जब सक्रिय हो जाएंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। छूट गया है लिखना, आप लोग लिख लीजिएगा, जो यहाँ फिगर है इसी को क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाएगा। इस फिगर लिख लीजिएगा, क्योंकि प्राइमरी वाला जैसे ही संपर्क में आया इसके अंदर के सारे एंजाइम्स क्या हो गए, सक्रिय हो गए, और सक्रिय होकर के क्या करने लगे, डाइजेशन का कार्य करने लगे, मीन्स उसको तोड़ करके ख़त्म करने लगे। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, छूट गया है, लिख लीजिएगा। अब कुछ ऐसे भाग होंगे जो डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो जो डाइजेस्ट नहीं होंगे तो उसी को कहा जाएगा अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स, या उसी को कहा जाएगा रेसिड्यूअल पार्टिकल्स, या टर्सरी लाइसोसोम कहा जाएगा। अब ये टर्सरी लाइसोसोम को क्या करेगा, सेल से बाहर भेजेगा, यानी कि जो टर्सरी लाइसोसोम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है लाइसोसोम के, और उसको क्या करेगा, अब यहाँ से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देगा। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालेगा तो इसको कहा जाता है एक्जोसाइटोसिस की क्रिया कहा जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि GRL सिस्टम का किस तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई पार्टिकल इंसर्ट अंदर आ गया, पहले उसको वहीं पर नष्ट करेंगे, उसके बाद भी कुछ बच गया उसमें से, यानी पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ, फिर उसको इस तरह से बाहर करेंगे। तो
साइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा पूरा फंक्शंस होता है। पिछले कुछ क्लासेस के आधार पे हमने 10 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं और इसके पहले भी पूछे थे, कुछ लोगों ने दिया था आंसर, लेकिन बहुत कम लोगों का रिस्पांस आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लासेस का पर डे नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, और जिसके आधार पे आप एक रेगुलर रूटीन में रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा और बेहतर रहेगा। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर मिल जाएंगे। और इसके पहले आपसे पूछे गए थे, यानी लेक्चर नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके आंसर्स कुछ लोगों ने दिया था और लगभग सभी लोगों के आंसर सही थे। तो बॉयज़ की तरफ से बहुत कम रिस्पांस है अभी इस ऑनलाइन क्लास के सेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आंसर्स में। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके आंसर्स क्या होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सेल की खोज किसने किया है। तो सेल की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये आपका रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन सही है। लीवेनहॉक क्यों नहीं सही है? क्योंकि इन्होंने लिविंग सेल पे किया था, सेल की खोज किया था किस पे? लिविंग पे, लेकिन सबसे पहले नहीं किया था। पुरकिंजे क्या बताए थे? प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताए थे। रॉबर्ट ब्राउन क्या बताए थे? न्यूक्लियस के बारे में बताए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवन के भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। किसने बताया था? पुरकिंजे ने बताया था। जीव प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, जो बार बार बताया जा रहा है। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? सेल वॉल के बारे में बताया था। विर्चाव ने क्या बताया था? विर्चाव ने बताया था कि सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल की उत्पत्ति होती है पुराने सेल से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल के सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो ये प्लास्टिड है और इसके बारे में भी आपको फ्लो चार्ट में लिखवाया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में। और सेकेंडरी लार्जेस्ट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी क्या होते हैं? ये मीडियम है, न तो बहुत लार्जेस्ट है ना तो स्मॉलेस्ट में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, वो भी पूर्ण नहीं होता, तो इसका मतलब न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। जब 2 ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब तीसरा भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दीज। तो सेल वॉल आपस में जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? मिडिल लैमेलास होती हैं। मिडिल लैमेला आपस में जुड़े रहता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? यानी कि इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो जो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है। सेल में कौन सा कोशिकांग मेम्ब्रेन लेस होता है? इसके बारे में आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वो राइबोसोम है। और सेंट्रियोल के बारे में पढ़े नहीं है अभी, तो सेंट्रियोल भी होता है, तो बी पॉथ एंड बी होगा। सेल में कौन सी कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन होती है? अब इसमें देखिए, पहला आप राइबोसोम पढ़ चुके हैं जो नहीं होता है। गोल्गी बॉडी सिंगल होता है और गोल्गी बॉडी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ये भी सिंगल होता है। तो बच गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें सही है। इसके बाद आता है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना, तो ये सही होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जिसके आंसर कुछ लोगों ने दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके आंसर आप सभी लोग देंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।